हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज हम आप लोगों के समक्ष हिंदी में साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे। कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने इस परंपरा को स्टार्ट किया, किसने इसको ज़्यादा प्रचलन में लाया, इसकी जानकारी आज हम आप लोगों के सामने रखेंगे। तो आप यहाँ पे ये पहले आप जानने की कोशिश करिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ किसने लिखा। मतलब हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ इस्तवार द लालित्य हिंदुई ए हिंदुस्तानी, ये किसने लिखा? गरसाद तासी ने लिखा। दुर्भाग्यवश बात यह है कि इस्तवार द लालित्य हिंदुई ए हिंदुस्तानी लिखी तो गई थी हिंदी साहित्य इतिहास की परंपराओं पे, लेकिन भाषा क्या था? भाषा इसकी फ्रेंच भाषा थी और एक फ्रेंच विद्वान थे। ना कि वो हिंदुस्तान के विद्वान थे, ना कि वो हिंदी में लिखी गई थी, वो फ्रेंच विद्वान थे, फ्रेंच में लिखे थे। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट यहीं से करते हैं कि सर्वप्रथम ग्रंथ अगर पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम ग्रंथ किसने लिखी, कौन सी लिखी, कब लिखी, तो सर्वप्रथम इन्हीं का नाम आएगा, इस्तवार द लालित्य हिंदुस्तानी। ये किसने लिखी? गरसाद तासी ने लिखी। इसको 2 संस्करणों में प्रकाशित करवाया गया था, प्रथम संस्करण, द्वितीय संस्करण। किसको? इस्तवार द लालित्य हिंदुस्तानी को प्रथम संस्करण को 2 भागों में डिवाइड किया गया, प्रथम भाग, द्वितीय भाग। अब प्रथम भाग 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था इसका। अब द्वितीय संस्करण, मैंने ये भाग के प्रथम संस्करण के 2 जो पार्ट किए गए थे भाग के, इनके प्रकाशन वर्ष बताए थे। अब द्वितीय संस्करण के प्रकाशन 3 भागों में किया गया था। द्वितीय संस्करण का प्रकाशन 3 भागों में किया था। प्रथम भाग 1870 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय भाग 1870 ईस्वी में हुआ था, तृतीय भाग 1871 ईस्वी में हुआ था। अब इस ग्रंथ को कहाँ से प्रकाशित किया गया था? इसका प्रकाशक संस्था भी तो होगा, तो इसका प्रकाशक संस्था था द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, आयरलैंड। ये पूछता है कि इस्तवार द लालित्य हिंदुस्तानी का प्रकाशन संस्था का नाम बताइए। उसे बहुत सारे प्रकाशन संस्थाओं के नाम दे देंगे, तो आप ये ध्यान से रखिएगा याद कि द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, आयरलैंड, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी, आयरलैंड। ठीक, इसको अच्छे से आप याद करिएगा। अब इसके कुछ विशेष तथ्य हैं, विशेष तथ्य आप इसको ध्यान से सुनिएगा और ज़रूर से अपने दिमाग में रख लीजिएगा। जैसे कि इसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंच भाषा में ये रचित है। कौन? इस्तवार द लालित्य हिंदुस्तानी फ्रेंच भाषा में रचित है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास का ये प्रथम ग्रंथ है, याद रखिएगा। वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। ये किस पद्धति में रचित है? वर्णानुक्रम पद्धति में। इसमें उल्लिखित प्रथम कवि अंगद एवं अंतिम कवि हेमंत पंत है। ये भी पूछता है, ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है कि इसमें जो उल्लिखित है प्रथम कवि का नाम क्या है? अंगद, एवं अंतिम कवि का नाम क्या है? हेमंत पंत। अब हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं है, ये भी याद रखिएगा। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं है। काल विभाजन का प्रयास नहीं किया गया है इसमें। जैसे कि काल विभाजन का प्रकाश किया जाता है कि इस सत्र में, ऐसे सत्र में ये प्रकाशन हुआ था, ये प्रकाशन, इसमें काल विभाजन का, काल का कोई भी विभाजन नहीं किया गया है। इसके कुल रचनाकार, इसमें कुल रचनाकार 738 है। ये पूछा जा सकता है कि इस्तवार द लालित्य हिंदुस्तानी ग्रंथ में कितने रचनाकारों का वर्णन किया गया है, तो आप इसको बता सकते हैं कि 738। और ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें हिंदी के रचनाकार कितने हैं। इसमें हिंदी के रचनाकार केवल 72 थे, 72। याद रखिएगा कि 738 रचनाकारों में से केवल 72 हिंदी साहित्यकार थे। इन्होंने रचना किया था, हिंदी साहित्यकार केवल 72 थे 738 में। गरसाद तासी के इस इतिहास ग्रंथ का 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने YF हेलन के सहयोग से
तबकात उ ससुरा एवं तजकिरा ई ससुरा ई हिंदी नामों से उर्दू में अनुवाद किया था। ये क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे कि इसको इस्तवार दा लिट्यूर ए हिंदुस्तानी को किसने ट्रांसलेट किया था, मतलब किसने अनुवाद किया था अपनी भाषा में या उर्दू भाषा में, ठीक, मतलब उर्दू भाषा में मान लो यहाँ पे। तो आप ये इस ग्रंथ को किसने ट्रांसलेट किया था, तो मौलवी करमुद्दीन, वो भी किसके सहयोग से किया था, वाई.एफ. हेलन के सहयोग से किया था। और किस भाषा में किया था, उर्दू में किया था। और इनकी मौलवी करमुद्दीन की रचना का नाम क्या था, तबकात उ सशुरा एवं तजकिरा ई सशुरा ई हिंदी। याद रखिएगा, मौलवी करमुद्दीन द्वारा अनुदित जो ग्रंथ में कुल कितने रचनाकारों का परिचय है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि इसमें उन्होंने तो 738 मतलब गरसाद तासी ने तो 738 रचनाकारों के नाम दिए थे। लेकिन इन्होंने जब इन्होंने ट्रांसलेट किया उर्दू में इनकी रचनाओं को, इनके मतलब ग्रंथों को, तो इन्होंने 1004 रचनाकारों का नाम दिया। अब देखिए, इन्होंने 1004 रचनाकारों का नाम देते हुए हिंदी के केवल 60 साहित्यकारों का नाम इन्होंने दिया था। हिंदी के केवल 60 साहित्यकारों के नाम इन्होंने दिया था। अब आगे देखिए कि गरसाद तासी के इतिहास ग्रंथ का 1953 ईस्वी में डॉक्टर लक्ष्मी सागर बरसेड़ ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया था। अब ये पूछ सकता है कि हिंदी में अनुवाद किसने किया था, ये पूछ सकता है कि इस ग्रंथ को हिंदी में अनुवाद किसने किया था। इस्तवार दाला लिट्यूर ए हिंदू, ये हिंदुस्तानी ग्रंथ को हिंदी में किसने अनुवाद किया था, तो आप ये बता सकते हैं कि डॉक्टर लक्ष्मी सागर बरसेड़ ने किया था। कब किया था, 1953 में किया था। किस नाम से किया था, हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया था। इन्होंने अपने इस ग्रंथ में, इस रचना में कुल रचनाकार 358 रचनाकारों का नाम दिया था। अब ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए कि हिंदी रचनाकारों को इन्होंने कितना दिया, इन्होंने इस साहित्य में, इस ग्रंथ में हिंदी रचनाकारों का 220 रचनाकार लिए, मतलब 358 में 220 रचनाकार हिंदी के इन्होंने लिए। अब प्रथम विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। गरसाद तासी द्वारा रचित हिंद इतिहास ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ये सेशन आपके लिए थे। फिर दूसरा उन्होंने स्टार्ट किया। फिर दूसरा हिंदी साहित्य इतिहास की जो परंपरा इन्होंने सर्वप्रथम गरसाद तासी ने लिखे। अब दूसरा कौन आया, अब दूसरा प्रचलन में ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी आए। दूसरे ठाकुर शिव सिंह सेंगर जी आए। उन्होंने लिखा रचना शिव सिंह सरोज। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज अपनी ग्रंथ लिखी 1883 ईस्वी में। इसका प्रथम प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ। कुछ त्रुटियां रह जाने के कारण 1883 में पुनः प्रकाशित करवाया गया। प्रकाशन संस्था इसकी क्या थी, नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ, याद रखिएगा। इसके कुछ विशेष तथ्य हैं। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। अभी देखिए, हमने ये बताया था कि हिंदी में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ गरसाद तासी का इस्तवार दाला लिट्यूर ए हिंदुस्तानी को मैंने बताया था। अब यहाँ पर देखिए आ गया हिंदी में रचित हिंदी का मतलब हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। यहाँ पे हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ पूछा है, सिर्फ प्रथम इतिहास ग्रंथ नहीं पूछा है, हिंदी का लगाया है। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आया हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ तो शिव सिंह सरोज आप लगाएंगे, ये ना कि इस्तवार दा लिट्यूर ए हिंदुस्तानी को आप लगाएंगे, ठीक। क्योंकि अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा कि हिंदी में रचित प्रथम इतिहास ग्रंथ तो आप लगा सकते हैं इस्तवार दा लिट्यूर ए हिंदुस्तानी को। लेकिन
अगर हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ पूछे, हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ पूछे तो शिव सिंह सरोज आप लगाएंगे। ये अपने माइंड में आप ये कंसेप्ट बैठा लीजिएगा। अब देखिए दूसरा कंसेप्ट क्या है कि वर्णानुक्रम पद्धति में परिचित है। ये मतलब वर्णानुक्रम पद्धति में परिचित है। कालिदास त्रिवेदी, कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर रचना है, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो ये इनकी शिव सिंह सरोज इन्होंने लिखे हैं, इनकी जो आधार शिला कालिदास हजारा से है। तो कुल रचना कालिदास हजारा है। कुल रचनाकार, इसमें कुल रचनाकार 1003 हैं, 1003 हैं। और प्राकृतिक, अपभ्रंश, हिंदी, ये सब मिक्स हैं, मतलब इन सब के रचनाकार हैं। पुष्य पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने माना है। पुष्य पुंड्र को हिंदी का प्रथम कवि इन्हीं को हिंदी का प्रथम कवि, जैसे पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम कवि ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने किसको माना था, तो आप पुष्य या पुंड्र जो दोनों में से है उसको आप लगा सकते हैं। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया इसमें। शुक्ल जी ने इसे भी वृत्त संग्रह का नाम दिया। शुक्ल जी ने इसे भी वृत्त संग्रह का नाम दिया। इस्तवार दाल तित्तुरी हिंदुस्तानी, ये उसको भी उन्होंने वृत्त संग्रह का नाम दिया। तो ये आप जरूर याद रखिए। तीसरा ग्रंथ बहुत प्रचलन में ये भी आया, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में किसने लिखा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अब ये भी एक दुर्भाग्यवश ही बात है। अब सोचिए क्या, क्योंकि इन्होंने काल विभाजन इस रचना में किया। इस रचना में इन्होंने काल विभाजन तो दिया, लेकिन ये भी हिंदी रचनाकार नहीं थे। ये कौन थे? अंग्रेजी भाषा में इन्होंने रचित किया। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका की विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी तथा पुस्तकार के रूप में प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ था। विशेष तथ्य इसका यह है कि अंग्रेजी भाषा में रचित है, कालानुक्रम पद्धति में रचित है। अब यहाँ पर देखिए, इसके पहले वृत्त पद्धति, वो कालानुक्रम पद्धति में नहीं लिखा गया था इसके पहले। अब ये देखिए कालानुक्रम पद्धति यहाँ पे आया है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कालानुक्रम पद्धति में लिखा था। इनके कुल रचनाकार 1952, इन्होंने 1952 रचनाकारों का स्थान दिया गया था। सभी रचनाकार कौन थे? हिंदी के। सभी रचनाकार इन्होंने हिंदी के थे, ना इनके उर्दू के थे, ना इनके किसी और भी भाषा के थे, सिर्फ हिंदी के थे। कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। अब यहाँ पे देखिए ये भी प्रथम में आ गए। ये पूछ सकता है कि कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये याद रखिएगा कि द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, कालानुक्रम प्रथम इतिहास है। यह पहला ऐसा इतिहास ग्रंथ है जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों का स्थान दिया गया है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा गया है। इसमें ये पूछ सकता है कि इसको कितने युगों में बांटा गया है, तो आप 11 युग बता सकते हैं। इसको कितने अध्यायों में बांटा गया है? 12 अध्याय में बांटा गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे चलिए हम इनके कुछ जो इन्होंने युग में बांटे हैं आप वो सुनिए। पहला युग था चारण काल, दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, तीसरा है जायसी के प्रेम कविता, चौथा है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, पांचवा है मुगल दरबार, छठवां है तुलसीदास, सातवां है रीति काव्य, आठवां है तुलसी के अन्य, नौवां है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, 11वां है 18वीं शताब्दी, मतलब 18वीं शताब्दी। ठीक, ये याद रखिएगा। अब 12वें पे विविध है, मतलब अध्याय। शुक्ल जी इन्हें युग न मानकर अध्यायों के नाम मात्र मानते हैं। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित रचनाकारों को आधार बनाया। बहुत से रचनाकारों को उन्होंने रचनाकारों के ग्रंथों को अध्याय बनाकर इन्होंने अपनी ये रचनाएं लिखी।
अब उनका नाम है ईश्वर दल ललितुरेंद्र, ये हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, भक्तमाल, मूल गोसाई चरित, कालिदास हजारा, काव्य संग्रह, श्रृंगार संग्रह, विचारोत्तेश, सुंदरी तिलक, राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम, बहुत सारे मतलब मेन हिंदी को अंग्रेजी द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना है। किसने? जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन माना है। पूछता है कि भक्ति आंदोलन किसकी देन मानता है? ईसाईयत की देन। किसने माना? गर्सा देतासी ने, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। ये भी क्वेश्चन आता है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल किसने कहा था? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा था? तो आप लगा सकते हैं कि जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने कहा था। भक्ति काल को हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग किसने कहा था? ये भी याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास ने कहा था। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट साहित्यकार, एक इम्पॉर्टेंट ग्रंथ लिखने वाले मिश्र बंधु जैसे श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी, गणेश बिहारी मिश्र, ये तीनों मतलब इन तीनों को मिला के हम मिश्र बंधुओं के नाम से इनको जानते हैं। इन्होंने मिलकर मिश्र बंधु विनोद लिखा था। जो 4 भाग में, जिसके 4 भाग हैं। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था। चतुर्थ भाग का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। पद्धति कालानुक्रम कुल 4,591 रचनाकारों का परिचय है। पद्धति कालानुक्रम इनका क्या? कुल 4,591 रचनाकारों का परिचय है। ये पूछ सकता है कि लगभग कितने? लगभग 5,000 आता है क्वेश्चन में कि लगभग इन्होंने कितने रचनाकारों का नाम लिया है, 6,000, 5,000, 4,000 ऐसे करके। तो आप लगभग 5,000 मारेंगे, मतलब टिक लगाएंगे। तो विशेष तथ्य इसके क्या हैं? ये इतिहास ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया। यह इतिहास ग्रंथ मतलब मिश्र बंधु विनोद नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया। नागरी प्रचारणी सभा काशी ने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज का अभियान 1900 ईस्वी से 1921 ईस्वी तक चलाया था। अब देखिए यहाँ पे इसके कुछ और भी तथ्य हैं। इसमें अनेक अज्ञात कवियों का शामिल कर उनके साहित्य महत्व पर प्रकाश डाला गया। मिश्र बंधु विनोद में कवियों की जीवन चरित्र वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया। कवियों के जीवन चरित्र वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया। तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों की श्रेणियों निर्धारित की गई। रचनाकारों को 3 भागों में विभक्त किया गया। यहाँ पर देखिए रचनाकारों को मिश्र बंधु विनोद में 3 भागों में विभक्त किया गया था। उत्तम, मध्यम, सामान्य। ये पूछ सकता है कि उत्तम, मध्यम, सामान्य 3 भागों में विभक्त किसने किया था रचनाकारों को, और कहाँ किया था? मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने किया था, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण, समालोचना साहित्य दिखाया गया है या दिया गया है। वह सामान्य कवियों को नामावली संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई। इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई। ग्रियर्सन की पद्धति का अनुकरण किया गया है। इसमें मिश्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित स्रोतों का सहारा लिया था। अब बताइए कौन कौन सा सहारा? कवियों के स्वर रचित ग्रंथ, शिव सिंह सरोज, ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ, मुंशी देवी प्रसाद के लेख, नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं की, हाँ ये क्वेश्चन आता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधुओं को बड़ी भारी वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा है। ये पूछता है कि बड़ी भारी वृत्त संग्रह किसको कहा गया है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको कहा था, मिश्र बंधु विनोद को कहा था। तो ये आप इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखिएगा। मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का अपजीव्य मतलब आधार ग्रंथ, अपजीव्य मतलब आधार ग्रंथ माना जाता है। मिश्र बंधुओं द्वारा दिया गया काल विभाजन भी आप देख लीजिएगा। आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत, परिवर्तन काल, वर्तमान काल, इन्होंने 5 भागों में इसको विभाजित किया था, काल विभाजन किया था इसका। याद रखिएगा कि आरंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल, वर्तमान काल। ठीक, अब इसको भी इन्होंने पार्ट पार्ट में बांटे थे कि आरंभिक काल को पूर्वारंभिक काल, उत्तरारंभिक काल में बांटे थे, माध्यमिक काल को पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल, अलंकृत काल को पूर्व अलंकृत काल, उत्तरालंकृत काल, परिवर्तन काल को वही है, परिवर्तन काल को नहीं बांटा गया, वर्तमान काल को सेम वही है। मिश्र बंधुओं की एक रचना, मिश्र बंधुओं की एक रचना हिंदी नवरत्न भी है, जिसका रचना काल 1910 ईस्वी, इसको याद रखिएगा कि 1910 ईस्वी में हिंदी नवरत्न की रचना काल का नाम बताइए। 1910 ईस्वी तुलसीदास, सूरदास, कबीर, बिहारी, केशव, देव, त्रिपाठी बंधु। त्रिपाठी बंधु में कौन कौन से आते हैं? भूषण व मतीराम, चंद्रबरदाई, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये 9 रचनाकारों को याद रखिएगा। ये 9 रचनाकार जो हैं हिंदी नवरत्न में शामिल हैं। अब आप लोगों को हम राधे राधे कहते हैं, क्योंकि अब आप लोगों को दूसरा सेशन हम लेकर आएंगे। धन्यवाद। लाइक कमेंट जरूर करिएगा, आप लोगों के इसी कमेंट्स का इंतज़ार हमको रहता है। धन्यवाद।